करने का तरीका और था, मतलब इन्हीं टेक्निक्स में कि बिना /t यूज़ किए भी ये बन सकते थे। कैसे, वो चीज़ चेकआउट कर लें। कमांड प्रॉम्प्ट में गई, एक cd बैकस्लैश होता है, डायरेक्टली आपको सी पे ले जाएगा। जैसे मुझे 2 बार cd डॉट डॉट लगाना पड़ता है ना, cd बैकस्लैश से डायरेक्ट आप उस रूट तक पहुंच सकते हैं। फिर cd tc/bin, इससे डायरेक्ट आप tc फोल्डर के अंदर bin तक पहुंच जाओ। फिर tc लिखा, मैं 2 डॉट, और एक कोशिश ये करनी है, एक टिप है, जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले से सेव करना .c एक्सटेंशन। शायद जो तुम्हें प्रोटोटाइपिंग की एरर आ रही है वो इसी रीजन से आ रही है, तुमसे .c एक्सटेंशन से सेव नहीं करना, क्योंकि इस टाइम जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं ना, ये C++ का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो C++ के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये इसी तरीके से क्या कहते हैं काम कर जाता है, मतलब इसमें दोनों प्रोग्राम चल जाते हैं, C++ के भी और C के भी। तो इसलिए यहाँ सबसे पहले आपको काम करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उसे .c एक्सटेंशन से सेव करना है। जब वो सेव होगा तो आगे काम स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मैंने यहाँ लिया clr printf, मुझे पता है उससे आगे 4 स्पेस आने, 1 2 3 4, फिर printf 1 2 3। लिखने को मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूं, पर वो फिर थोड़ा रीडेबल नहीं होगा। और एट द एंड इस तरीके से लिखा, ऐसे तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, मतलब कि थोड़ा सा /t के कैलकुलेशन से, तो वो इस तरीके से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्प्ले हो सकता है। यानी जैसे मैंने लिखा वैसी स्पेसेस वगैरह देके इसको डिस्प्ले कराया जा सकता है। अब उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर, वो है लिटरल्स। किसी का रजिस्टर ही देखो, और टॉपिक का नाम है लिटरल्स। मतलब जब हम C के अंदर काम करते हैं तो C के कंपाइलर की नज़र में कुछ लिटरल्स का टॉपिक आता है। एक टेक्निकल टर्म यूज होती है लिटरल, और लिटरल कहा जाता है कांस्टेंट वैल्यूज इन C। मतलब अगर आप C में कांस्टेंट वैल्यूज को हम C में लिटरल कम्युनिकेट करते हैं। लिटरल कई तरह के हमारे पास, एक लिटरल आता है इंटीजर लिटरल। अगर तुम अपनी बुक पढ़ोगे तो बुक में वो कांस्टेंट से इस टर्म को एक्सप्लेन करता है, वो ये कहता है कि कांस्टेंट इन C। तो इंटीजर लिटरल क्या होता है कि अगर लेट अस सपोज करो मेरे पास कोई नंबर आ गया, जैसे 196 आ गया, जिसमें कोई डेसिमल पार्ट वगैरह नहीं है, ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ आ गया, तो कंपाइलर से डिक्लेयर कर देगा कि मेरी नजर में ये एक इंटीजर का कांस्टेंट है या इंटीजर का लिटरल है। सेकंड हमारे पास आता है फ्लोट लिटरल। फ्लोट लिटरल की पहचान क्या, डेसिमल होगा, ठीक है। 19.6 लिख दिया तो वो एक तरह का फ्लोटिंग लिटरल है। इसी तरीके से डबल लिटरल होता है। अब डबल लिटरल भी एक डेसिमल वैल्यू है, अगर आप 19.6 लिखते हो तो कंपाइलर की नजर में वो भी डबल लिटरल है। तो ये कंफ्यूजन है कि यार एक तरह की रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर 2 मीनिंग नहीं रख सकता उसको। तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट डेसिमल वैल्यूज ट्रीटेड एज डबल लिटरल। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो डेसिमल में तो वो C के कंपाइलर की नज़र में डबल लिटरल है, और जो फ्लोट लिटरल होता है वो उसको बताने के लिए आप उसके पीछे F लगा, यानी जब आप F लगाओगे तो वो समझ में आएगा कि वो एक तरह का फ्लोटिंग लिटरल है।
इतना क्लियर होता है। तो बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस ये है कि जो फ्लोट लिटरल है वो 8 प्रिसीजन तक जाता है, मतलब 8 प्रिसीजन तक जा सकता है, और जो डबल लिटरल है वो 16 प्रिसीजन तक जा सकता है। यानी एक 8 डेसिमल पॉइंट तक पहुंच सकता है और एक 16 डेसिमल पॉइंट तक जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक कैरेक्टर लिटरल आता है। अब जो कैरेक्टर लिटरल है वो क्या है हमारा, इन सी इट इज एनक्लोज्ड विद सिंगल कोट्स। अगर कोई चीज सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज है तो सी की नजर में वो एक तरह का कैरेक्टर लिटरल है। जैसे अगर मैंने कोई 1 लिखा और 1 को सिंगल कोट्स में लिख दी तो कंपाइलर इसे इंटीजर लिटरल नहीं एक कैरेक्टर लिटरल समझेगा। जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया सिंगल कोट्स में डाल दिया तो वो इस फॉर्म से काम करेगा। उसके बाद एक लिटरल आता है हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल, और इन सी इट इज एनक्लोज्ड विद डबल कोट्स। मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग का लिटरल है, ठीक है। तो जैसे अगर ए लिखा है आपने, हालांकि सिंगल कैरेक्टर है, और अगर आपने डबल कोट्स में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग लिटरल होगा। चाहे यानी कभी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसीडर नहीं किए जाते, ये कंसीडर किया जाता है कि वो सिंगल कोट्स में इनक्लोज है या डबल कोट्स में इनक्लोज है। अगर कोई नंबर ले लिया 180 तो वो इस तरीके से इनक्लोज है। जैसे एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स मिस कर दूं, रन करता हूं, 2 एरर्स आती हैं। एरर क्या आ रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यानी कि अगेन वो कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं, क्लियर है। अब उसके बाद आती है कि ठीक है ये कुछ बेसिक लिटरल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट नाउ अब मैं इन लिटरल्स के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करवाना चाहता हूँ। तो एक कांसेप्ट आता है जिसका नाम है वेरिएबल। मैथमेटिकल टर्म में वेरिएबल किसे कहते थे, जिसकी वैल्यू वेरी कर सके। पर थोड़ा सा हम उसे मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई ये होगा कि वो एक तरह का कंटेनर होता है जो किसी कांस्टेंट को होल्ड कर सकते हैं। यानी जैसे अगर सपोज करो मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर है तो वो ग्लास ऑफ वाटर बन जाएगा। जूस है तो ग्लास ऑफ जूस बन जाएगा। अगर कुछ मार्बल्स वगैरह डाल दिए तो वो ग्लास ऑफ मार्बल्स बन जाएगा। मतलब कुछ भी डालोगे तो कंटेनर का काम सिर्फ कंटेन करना है, आप उसमें कुछ भी कंटेन करवा सकते हैं। यानी जो वो कंटेन कर रहा है वो चेंज हो सकता है। तो लेकिन हमारे कंप्यूटर की टर्म में कंटेनर नाम तो यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज स्टोर होगी तो वो मेमोरी के अंदर होगी। तो वेरिएबल कुछ और नहीं, एक मेमोरी लोकेशन। यानी वेरिएबल यहाँ पे क्या है, इट इज ए मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और वो मेमोरी लोकेशन विच इज, उसका पर्पस क्या है, विच इज यूज टू स्टोर लिटरल वैल्यूज। वो लिटरल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बना है, ठीक। एंड दिस लोकेशन refer by a valid identifier। मतलब एक वैलिड आइडेंटिफायर से रेफर होगा, एंड दिस आइडेंटिफायर इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन पे कोई लिटरल पड़ा होगा और उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए एक आइडेंटिफायर होगा जिसको हम वेरिएबल नेम भी कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये टर्म आती है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। हमारी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कुछ कई चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद बनानी पड़ती है। जैसे कुछ तो हमें रेडीमेड मिलेगा, जैसे CLR SCR हो गया, printf हो गया, ये आपको पहले से बने बनाए मिलेंगे। पर कुछ चीजें आप खुद बनाओ। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम गिवन टू C यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स। C के अंदर जो आप यूजर डिफाइंड एलिमेंट बनाओगे उनको हमें नाम देना पड़ता है ताकि इन्हें फर्दर रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब
और इससे हम करते क्या, आइडेंटिफाई द यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं बनाने के, देयर आर सम रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, जो हमारे पास कीवर्ड है, कीवर्ड नेम नेवर बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर के वे में आप उसे यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं तुम्हें लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से आइडेंटिफायर हैं हमारे पास। देखो याद हो जाए, अच्छी बात है। ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्ट है, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनर, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, ओपन, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड। अभी तक सिर्फ हमने एक देखा है जिसका नाम है वॉइड, ठीक है। इसके अलावा अभी तक हमारे सामने कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, आप इनको किसी के नेम में यूज नहीं कर सकते, सब, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है, एक तो कीवर्ड नेम यूज नहीं कर सकते आप आइडेंटिफायर में, यानी वो 32 जो नेम्स हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते। सेकंड, स्पेसिस एंड स्पेशल सिंबल्स, मतलब जब आप नाम बना रहे होंगे तो ना तो आप स्पेसिस और ना ही स्पेशल सिंबल, पर स्पेशल सिंबल में एक सिंबल छोड़ के एक्सेप्ट अंडरस्कोर आर नॉट अलाउड। मतलब एक तो आप इनको यूज नहीं कर सकते, यानी आप ऐसे कोई नाम नहीं दे सकते बेसिक स्पेस सैलरी, ऐसा नाम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट स्पेसिस विदाउट स्पेशल सिंबल्स, पर हाँ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तीसरा, it should be unique in the program। दूसरा, ये प्रोग्राम में यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप प्रोग्राम में अगर एक नाम रख दिया तो ये नहीं कि वही नाम आप बार बार किसी और को स्पेसिफाई, एक यूनिकनेस में मेंटेन होनी चाहिए। फोर्थ, इट्स लेंथ शुड बी 8 कैरेक्टर लो, यानी आप ज्यादा बड़े वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, पर लेकिन ये अलाउ कर देगा, पर इसने उठाने 8 ही है पहले। तो कोशिश ये करना कि 8 लेटर से बिलो ही रखना, नहीं तो अगर लंबा बड़ा ही रखा हुआ तो उसका भी तुम्हें फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसने पढ़ने फर्स्ट 8 ही। उसके बाद जो स्टार्टिंग लेटर शुड बी ए कैरेक्टर और अल्फाबेट, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग होगी वेरिएबल की, नाम की या आइडेंटिफायर की, उसका पहला लेटर या तो कोई ABCD से हो या कोई अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर, उसे यूज कर सकते हो और यूज नहीं कर सकते। और 6th है, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव आपके अवेलेबल। चलो ठीक है, हमें आइडेंटिफायर के रूल्स का भी पता लग गया। अब बात आती है कि चलो वेरिएबल बनाते प्रोग्राम के अंदर, तो लेकिन वेरिएबल बनाने में एक और कैच है। वो कैच ये है कि जब आप वेरिएबल बनाते हो तो हमारे सामने प्रॉब्लम और आती है। प्रॉब्लम ये आती है, अभी हमने पढ़ा हर लिटरल की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो यानी कि एक ऐसा वेरिएबल नहीं बन सकता जो हर तरह के लिटरल को होल्ड कर सके, क्योंकि कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन अलग है, स्ट्रिंग की अलग है, फ्लोट की अलग है, डबल की अलग है, फर्दर हमारे इंट की अलग है। मतलब इतनी अलग अलग होने के कारण जो इतनी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उसके लिए अलग से एक टर्म यूज होती है, डेटा टाइप। यानी कि डेटा टाइप डिसाइड क्या करती है, टाइप ऑफ डेटा हैंडल करती है। टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ कि जब आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल बनाने से पहले ही आपको ये कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आप किस तरह का लिटरल इसके अंदर स्टोर करने वाले, और वो बताने के लिए आप हेल्प लोगे डेटा टाइप। यानी एक तो डेटा टाइप बताती है टाइप ऑफ डेटा, एंड
साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब कितना साइज मिलेगा आपको मेमोरी लोकेशन का, वो बात भी बताती है। यानी वेरिएबल का एक तो ये बताएगी इसमें किस तरह की वैल्यू जा सकती है, दूसरा ये बताएगी ये वेरिएबल कितना मेमोरी में साइज है। वैसे तो कई डेटा टाइप्स हैं हमारी सी के अंदर, पर जो बेसिक 3 डेटा टाइप्स हैं वो हैं इंट, कैर और फ्लोट, और ये कीवर्ड के नाम भी है। इंट जब आप बनाते हैं तो ये मेमोरी में 2 बाइट्स ले लेते हैं और ये 1 बाइट ले लेता है, और फ्लोट 4 बाइट नहीं, ये भी 2 बाइट्स, ठीक है। इस तरीके से साइज ले लेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल। अब जैसे मैंने लिया इंटीजर, मतलब सॉरी डेटा टाइप का नाम लिखो, देन वेरिएबल का नाम लिखो, और वेरिएबल का नेम मींस आइडेंटिफायर का नाम। आप ऐसे बना सकते हो इंट एज सेमीकोलन। कैरेक्टर का बनाना है तो कैरेक्टर ग्रेड, इस तरीके से लिख दिया। फ्लोट सैलरी, इस तरीके से बना दिया। अगर एक साथ आप इंटीजर टाइप के 5 या 6 वेरिएबल बनाना चाहते हो तो इंटीजर x y z इस तरीके से लिख दिया, मतलब कोमा कोमा लगा के आप एक साथ कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इतना क्लियर है। अब उसके बाद बात आती है कि ठीक है हम कहते इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला काम करता हूँ। यहाँ आए, इसे क्लोज किया, ऐसा किया, सेव किया, मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए A B C। अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो कोई प्रॉब्लम है? मैंने कुछ 2 लाइनें स्किप की हैं, हैश इंक्लूड studio.h वाली, पर एक बात याद रखना इन सी दीज लाइन्स आर ऑप्शनल, ठीक है। अगर आप हेडर का इंक्लूजन नहीं भी करते तो आपका काम रुकेगा नहीं सी के अंदर। सी के अंदर हेडर इंक्लूजन ऑप्शनल है, कुछ हेडर फाइल्स जब आप रन करते हो वो अपने आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपकी चॉइस है आप डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते। लेकिन कुछ की सिचुएशन है जहां वो मैंडेटरी हो, यानी आपको डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल हम ये लेके चल लेते हैं, क्लियर। अब उसके बाद बात आती है कि चलो ठीक है आपने वेरिएबल बना लिए, अब मैं इन वेरिएबल्स को के ऊपर वैल्यूज देना चाहता हूँ, क्योंकि वैल्यूज भी तो हमें देनी पड़ेंगी इनको। अब वेरिएबल नम बना लिया, इस लाइन पे होगा क्या, एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी। जैसे अगर हम ये बताते हैं जैसे ही आपने इंट नम लिया वेरिएबल बन गया, तो जब वेरिएबल बनता है ना तो एक तो उसका नाम बना है नम, ठीक है। यानी एक जब भी वेरिएबल बनेगा एक तो होगा उसका नाम, एक उस वेरिएबल से आप ले सकते हो मेमोरी लोकेशन, और एक होगी वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन। मतलब एक वेरिएबल नेम से 2 चीजें मिल सकती हैं, एक तो उसकी मेमोरी लोकेशन, दूसरी एक वैल्यू पड़ी हुई है जो उस मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को कंपाइलर अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में एल वैल्यू बोलते हैं, और जो ये वाली वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन है इसे वो आर वैल्यू बोलते हैं। यानी कि मेमोरी लोकेशन एल वैल्यू और वो आर वैल्यू बनती है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक आता है ऑपरेटर, और ऑपरेटर कहलाते हैं सिंबॉलिक फंक्शन। जैसे अभी तक हमने कुछ फंक्शन की बात की है, जैसे मेन एक फंक्शन है, प्रिंटफ एक फंक्शन है, हमारा CLR SCR भी एक फंक्शन है। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके नाम होते हैं, जैसे CLR SCR प्रिंटफ। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके कोई नाम नहीं है सी के अंदर, उनके सिंबल्स, ठीक है, तो उनको हम ऑपरेटर बोलेंगे।
पहला ऑपरेटर हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये है इक्वल टू। आप ऐसा लिखो num इज इक्वल टू 10, तो ये करेगा इट असाइन राइट साइड वैल्यू टू इस लेफ्ट साइड, मतलब जो भी राइट साइड की वैल्यू होगी उसे लेफ्ट साइड में असाइन कर दो। जैसे मान लो मैंने नाम लिया 10 असाइन कर दिया, तो ये यहां जाना चाहिए, पर एक कंडीशन है इक्वल टू ऑपरेटर रिक्वायर L वैल्यू टू इट्स लेफ्ट साइड, और इसके लेफ्ट साइड में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो L वैल्यू दे सके, यानी मेमोरी लोकेशन दे सके। जैसे सिंपल सा काम करता हूं मैं 5 इज इक्वल टू 5 करता हूं। इसका मतलब ये हुआ एक लिटरल किसको साइन हो जाए, अगेन एक लिटरल को, तो होगा पता है क्या, एरर। और देखना एरर में आया क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो इट मींस टेक्निकली आपको ऐसी एरर देखने को मिल सकती है जब कोई भी इस तरीके का कोई हैंडली बने, ठीक, क्लियर ये चीज। अब उसके बाद आती है कि चलो ठीक है, हम कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें मैं num की वैल्यू को 190 दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देता हूँ। मैं लिखता हूँ printf नंबर और num की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। इतना लिख के मैं कंपाइल करता हूँ, बिना कोई एरर के कंपाइल हुआ, लेकिन एक वार्निंग है। अभी फिलहाल वार्निंग को मैं स्किप कर देता हूँ। रन किया, रन भी हो गया, आउटपुट देखिए यार ये तो नंबर कॉलम नम आ गया, तो लेकिन मेरे हिसाब से आना क्या चाहिए था, ठीक, आया क्यों नहीं, क्योंकि देखो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को उसने एज डिस्प्ले कर देना है। और कभी भी कंपाइलर स्ट्रिंग के अंदर नहीं जाता, वो कभी अंदर जाएगा नहीं जब पता ही लगेगा कि आपने कोई वेरिएबल लिखा भी है स्ट्रिंग के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगी कि इसकी वैल्यू कैसे डिस्प्ले करें। अब वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इन प्रिंटर। मतलब प्रिंटफ के अंदर कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपको उसकी स्ट्रिंग में ये लिखना पड़ेगा %d होता है int के लिए, %c होता है कैरेक्टर के लिए, %f होता है फ्लोट के लिए। यानी कि हम यहाँ आएंगे और उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए printf नंबर, मुझे पता है इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू आने वाली, तो मैं लिख दूंगा %, इस तरीके से नाम लिख दिया। कंपाइल करता हूं, तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर ये। पर अगर मान लो एक सिचुएशन होती है, यहां पे मैं इस लाइन को ना कमेंट बना देता हूं, ठीक है। अब एक टर्म आती है कमेंट इन सी, और एक कमेंट आता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट बनता है //, ठीक है। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, वो बनता है आपका /*/, ठीक है। अब बात आती है कमेंट करता क्या है। If you want some statement is discarded by compiler, मतलब जो C का कंपाइलर है वो डिस्कार्ड कर दे उन स्टेटमेंट्स को। जैसे अगर मैं इसके आगे स्लैश लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो ये स्टेटमेंट डिस्कार्डेड, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट अब प्रोग्राम का पार्ट नहीं रही, हमें दिख रही है, वो जस्ट टेक्स्ट फाइल में लिखी हुई है। जैसे // दिखेगा कंपाइलर को तो कंपाइलर उस लाइन को स्किप कर जाएगा। तो कुछ स्टेटमेंट्स को डिस्कार्ड करना हो तो एक बार ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है टेस्टिंग करते हुए कि यार ये लाइंस चेक कर ली है और दूसरी लाइंस देखते हैं,
उस केस में स्लैश टेस्ट लगा के वो डिस्कार्ड हो सकता। अब अगर मैं कंपाइल करूं तो क्या होगा? सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, पर व्हाट विल बी द आउटपुट? देखो मैंने नम लिया, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, और मैं कह रहा हूं उसको बिना कोई वैल्यू दिए मैं कह रहा हूं मेरे को उसकी वैल्यू दिखाए, तो वो दिखाएगा। और जबकि इसने कंपाइल भी कर दी। देखते हैं क्या होता रन करते हुए ये लिंकर एरर में प्रॉब्लम आ जाए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू 8625 कुछ आया। अब ये जानने की कोशिश करते हैं ये कैसे आया। अब एक रूल है, when a variable declare when a variable declared in C, then C compiler automatically initialize some value to this variable। मतलब C का कंपाइलर अपने आप से ऑटोमेटिकली वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। एंड दिस वैल्यू वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, और इस वैल्यू को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो दिस वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू फॉल्स, मतलब हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है, अनयूजेबल वैल्यू। तो कई बार जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये बनता है कि ये गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू का मतलब एक वैल्यू तो आनी है, पर वो क्या आनी है उसका आइडिया हमें नहीं, तो उस चीज को हम गार्बेज वैल्यू बोल देते हैं इस एनवायरनमेंट के। क्लियर? ये गार्बेज वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम प्रोग्राम बना लेते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं, तो इनिशियलाइज नहीं किए हो तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक दूसरी चीज, मैं यहाँ आता हूँ, int num को यहां लिख देता हूं, तो क्या प्रोग्राम में कुछ चेंज होगा? देखो वैसे होना नहीं चाहिए, तो लेकिन हम ऐसी गारंटी क्यों दे सकते हैं कि हमें तो पता नहीं कंपाइलर क्या करता है क्या नहीं करता है। मतलब ये चीज भी आपको चेक करनी पड़ेगी। एरर क्या है? डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। तो याद रखना एक पॉइंट और, वेरिएबल डिक्लेरेशन शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन ब्लॉक। रिमेंबर ब्लॉक स्टेटमेंट कौन सी होती है? ये करली ब्रेस स्टार्ट होती है। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी तो वो जो ब्लॉक स्टेटमेंट्स होगी ना, इसके स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। यानी अगर मैं int num को ऐसे लिख दूं तो सक्सेसफुल। अगर आप चाहते हो बीच में कहीं पे करना है तो आप क्या करो, एक ब्लॉक बना लो, ऐसे बना, चलाया, कोई एरर नहीं। क्लियर? यानी ब्लॉक स्टेटमेंट में वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं प्लस, माइनस, *6 फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवाइड, मॉडुलस फॉर अगेन डिवाइड। अगेन आता है डिवाइड के लिए दो ऑपरेटर। अगर आप 5/2 लिखते हो और 5 मॉडुलस 2 लिखते हो तो दोनों की आउटपुट में फर्क है। क्या फर्क है? अगर मैं 5 डिवाइड बाई 2 करूं तो ये मुझे कोशेंट रिटर्न करके देगा इसका, और ये मुझे रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, इसका रिमाइंडर 1, कोशेंट, इसका दोनों में डिफरेंस
ये आ जाएगा, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये दो ऑपरेटर्स हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। इसमें यहाँ आता हूँ, मैंने क्या किया, एक इंटीजर n1 लिया, n2 लिया और सम लिया। n1 इज इक्वल टू 190, n2 इज इक्वल टू 110। मैंने कहा आंसर के अंदर n1 प्लस n2 आ जाए, n1 और n2 की वैल्यू को एडिशन करके आंसर में स्टोर करो। फिर दिखा देते हैं printf आंसर कंपाइल किया, ये क्या है, अच्छा सम नाम का वेरिएबल लिया था मैंने। आउटपुट देखिए 300 आ, यानी मेरा क्वेश्चन सही चल रहा। पर एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और वो ऑपरेशन क्या है, यहाँ है एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जस्ट एक बिहेवियर बताएगा तुम्हें। मैंने क्या लिया, एक आंसर ले लिया, मैंने कहा आंसर इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 400 और मैं कहा आंसर दिखा। तो आंसर क्या आएगा 400। चलो देखते हैं। तो यहाँ कुछ पंखे भी छोड़ ही डिवाइड में, हाँ बोर्ड पर अरे नहीं जो डिवाइड में क्वेश्चन ले लेते हो तो क्वेश्चन से भी तो क्या होगा, क्वेश्चन एक ही आएगा। अब एक्चुअली में है क्या, बोर्ड मार्क भी क्या, बोर्ड मार्क भी लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। अब एक्चुअली में क्या है, हमने एक बात पढ़ी है कि जो इंटीजर है, ठीक है, वो 2 बाइट्स लेते हैं। अब इस 2 बाइट्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 0 1 की फॉर्म में होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी कि 8 बिट का मतलब ऐसे 1 2 3 4 ठीक, इसी तरीके से एक बाइट ऐसे होगा। ऐसे 2 बाइट्स होंगे। अब तुम्हें पता है 2 बाइट्स में मैक्सिमम आप ऐसा नंबर सेव करवा सकते हैं, इसकी रेंज ये है। अगर आप बिट पैटर्न लगाते हो तो बिट पैटर्न में मैक्सिमम इतना बड़ा नंबर आ सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। मतलब आपका इंटीजर्स की कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी है। अब क्या हुआ, सबसे पहले 400 मल्टीप्लाई बाय 400, ये बन गया 1,60,000। ये तो उसकी रेंज से बाहर हो गया। तो जब ये रेंज से बाहर आ जाता है तो ये करता क्या है, ये सर्कुलरली मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे होगा क्या 1 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 एक रेंज आएगी, ये बिट ऐसे बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, बाइनरी अरिथमेटिक तो याद है ना, 2 0 में 1 जोड़ दो ये होता है, याद है? नहीं याद, सिंपल सा है। अगर 0 में 1 ऐड करूंगा 1 आएगा। अच्छा ये तो याद है सर वो बाइनरी के जो नंबर लिखते हैं ना, जैसे 1 किसी को भी कैसे लिखेंगे, नहीं वो उतना नहीं चाहिए, बस ये है कि ये जमा घटाओ कब थोड़ा सा पता हो। अब करना क्या है, जैसे ये नंबर जब इतना बड़ा कर लोगे, तो जैसे मैं कैलसी ओपन करता हूँ, प्रोग्रामर में ये मैंने यहाँ लिख दिया 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ एक टोटल इस पे जाएंगे ना 16 तक जाएंगे। 8 बिट, ये बिट वाइज चल रहे हैं ना, यानी 0 1 0 1 की फॉर्म में जा रहे हैं। तो इसका अगर
अरे यार तो डेसिमल था, ठीक है 1 2 डेसिमल देखे तो 65,535 बनता है, ठीक है। 65,535 का मतलब अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनता है, ठीक है। तो यानी इतना बड़ा नंबर आप हैंडल कर सकते हैं, इससे बड़ा नंबर नहीं। और जैसे इसमें एक और ऐड कर दूं मैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ के मैं करूं प्लस, एक मिनट ये तो कुछ और ही ऑपरेटर चला रहा है, चलो इसका तो कैलकुलेटर ही कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ अगर प्लस 1 कर दूं इसके अंदर तो ये क्या करेगा, इसे 0 0 0 0 0 लास्ट में 1 डाल दे। अब ये 1 तो कहीं हैंडल ही नहीं हो पाएगा, अगेन ये 0 0 0 बन गया तो अगेन ये वापस इसके साथ बन गया, मतलब तो इसलिए वो सर्कुलर भी इस तरीके से आइटरेट करने लग जाएगा। तो ये सर्कुलर करते हैं कब, ये 28928 पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ पे आके सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कुछ ही आएगा 28928। फिर आप उसे डिवाइड करोगे 400 से तो ऑब्वियस सी बात है 72। तो यानी कि इतना याद रखना, जितने भी आप डेटा टाइप्स लेते हो उनकी रेंज भी उससे बड़ी रेंज आप संभाल नहीं सकते, तो वो चीज इस तरीके से कि इतना क्लियर है। अब उसके बाद आती है कि ठीक है ये काम हो सकता है, मैं वो जो डिवाइड वाले ऑपरेटर थे उनको चेकआउट करता हूं। मैंने यहां लिया फ्लोट और यहां मैंने ले लिया 12.3 f मॉडुलस 2.3 f। अब यहां क्या आंसर है, मॉडुलस पर रिमाइंडर लाएगा, चलो कैलकुलेशन मत करो यार, कंबाइन कर देते हैं। एरर आएगी, और एरर क्या है, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब क्या है, इसे मॉडुलस बोलते हैं परसेंटेज में। मॉडुलस ऑपरेटर नेवर वर्क विद फ्लोटिंग पॉइंट, वो फ्लोटिंग पॉइंट पे काम नहीं करता। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना, उसने फ्लोटिंग पॉइंट पे काम नहीं करना, ठीक है। करवाने का तुम करवा सकते हो बट कोई फायदा नहीं। क्लियर है। अब हम यहाँ आते हैं, एक एक्शन और करते हैं, छोटे से बिहेवियर nm7.c। मैंने यहाँ लिया इंटीजर i j और एक ले लिया फ्लोट के। मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ i की वैल्यू 5, j की वैल्यू 2 और मैं k इज इक्वल टू i डिवाइड बाई j, ठीक। और लिखो printf ये चला। अब क्या होगा, वन आना चाहिए। चलो देखते हैं, कंपाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक इश्यू और भी है। आपने k इज इक्वल टू y डिवाइड बाई j लिखा, ये इंट है, ये इंट है और ये फ्लोट है। यानी आप एक इंटीजर टाइप वैल्यूज को के रिजल्ट को किस में साइन करने की कोशिश कर रहे हो, फ्लोट में। तो क्या होगा, क्या वो असाइन करने देगा? अभी क्या होता, एक टर्म आती है कास्टिंग,
कास्टिंग क्या कहती है? वन डेटा टाइप चेंजेस टू another data type. मतलब एक डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप के अंदर चेंज हो जाए उसको कास्टिंग होता है। इन सी कास्टिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय सी कंपाइलर। मतलब जो सी का कंपाइलर है वो अपने आप कास्टिंग कर लेता है, चाहे आप इंटीजर से फ्लोट में जाओ या फ्लोट से इंटीजर में जाओ, ठीक है। पर एक बात याद रखना, कास्टिंग भी दो तरह की होगी, एक तो वाइंडिंग, एक नैरो। वाइंडिंग का मतलब इंटीजर छोटा होता है फ्लोट से, अगर छोटे को फ्लोट में लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नैरो कन्वर्जन में देयर विल बी अ चांस ऑफ लॉस ऑफ डेटा, मतलब डेटा के लॉस होने का चांस होता है नैरो के अंदर। कैसे? और दूसरा एक रूल और भी याद रखो, अगर कोई एक्सप्रेशन आती है उसमें int स्लैश int लिखा हुआ है तो आंसर विल बी इन इंटीजर। अगर int फ्लोट आ रहा है तो आंसर ऑलवेज बी इन फ्लोट, ठीक है। तो जैसे मैं यहां आता हूं, रन करता हूं 2.0001, ठीक है, क्लियर है। अब मैं करता हूं k की वैल्यू ले लेता हूं 19.8। ये किस टाइप का लिटरल है? फ्लोट टाइप का, सॉरी फ्लोट नहीं, डबल, बाय डिफॉल्ट डबल मानते हैं ना, और डबल फ्लोट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यहां पे प्रिंटफ %d i की वैल्यू देखूं, अब i की वैल्यू में क्या आएगा? 19.8 तो स्टोर नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा? सिर्फ 19 स्टोर करेगा, जो 0.8 है ना वो डिलीट कर देगा। तो इस चीज को कहते हैं लॉस ऑफ डेटा। तो 19 आ जाएगा, तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। पर लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि यार कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे ना ये डेसिमल में आंसर लेके आए, आई और जे। एक ही तरीका है कि आप आई और जे में से किसी एक को फ्लोट बना दो, पर लेकिन यहां नहीं बनाना है फ्लोट। उसके लिए हमारे पास आती है एक एक्सप्लिसिट कास्ट, यानी यू कैन आल्सो कास्ट, you can also perform casting with the help of code। मतलब आप कोडिंग की हेल्प से भी कास्टिंग करवा सकते हैं। कैसे? आप यहां आओ और एक लाइन लिख दो इनमें से किसी के भी आगे कि जो आई है वो फ्लोट हो जाए। अब आप चलाओगे तो आंसर कुछ ये आएगा 2.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। एक रूलिंग ये भी बहुत चलती है, यानी जब आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें करने हैं वो ये हैं, टेक 3 नंबर एंड कैलकुलेट देयर सम, सॉरी प्रोडक्ट। बस एक क्वेश्चन करना है, बाकी ये जितने भी गए थे रूल्स पढ़े हैं इनको मेमोराइज करना और चेकआउट करना, ठीक है।